आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है। अगर मटेरियल्स को हमने मैग्नेटिक मोमेंट के अकॉर्डिंगली हमने क्लासिफिकेशन की थी। आज कुछ पैरामीटर्स और पढ़ेंगे, फिर हम क्लासिफाई करेंगे कि व्हाट आर द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, व्हाट आर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में फर्क कैसे और हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, लेट्स से हमने बात की थी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने बी नॉट लिया था। अब जब मटेरियल हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो हमने बात किया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक करैक्टर इंड्यूस हो गया या मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। हमने बात की थी कि ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल क्या आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड inside the material क्या आएगा हमारे पास, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज बी, दिस इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी। तो हमने ये कहा था कि ये हमारे पास जो है दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर, ये हमारे पास ये टर्म आई है, इसको हमने कहा था कि दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर, है ना, एक्सटर्नल फैक्टर। हम किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए कितना एफर्ट लगा रहे हैं, बाहर से हम कितना मैग्नेट फील्ड लगा रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा रहे हैं। जो मटेरियल जिस मटेरियल को हमने मैग्नेटाइज करना है, दैट मीन्स हमने एक्सटर्नल एफर्ट की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहेंगे कि दिस इज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब हमारे पास अंदर क्या आएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये चीज हमने कहा था कि दिस इज द इंटरनल फैक्टर, सो दिस डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल टू मटेरियल, ये वैल्यू मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है। अब देखिए, अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होती है, ठीक है। तो लेकिन पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल्स की वजह से रैंडमली ओरिएंटेशन होती है। पैरामैग्नेटिक्स में ओरिएंटेशन, रैंडम ओरिएंटेशन ज़्यादा होती है। फेरोमैग्नेटिक्स में वो डोमेन्स जो बनते हैं उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाती है। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट फेरोमैग्नेट्स की एज कंपेयर टू पैरामैग्नेट्स काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट। सो अब हम बात करते हैं उसी चीज पर, ये हम बात कर रहे हैं कि मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, राइट। मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, दैट उस चीज को हम डिफाइन करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, राइट, किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो सकता है या किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हुआ, तो उस चीज को हम जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, सो मैथमेटिकली हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को क्या कहेंगे, दिस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मूवमेंट per unit volume, magnetic movement per unit volume. So this is I, magnetic movement per unit volume. Now magnetic movement vector quantity and intensity of magnetization भी vector quantity आएगी, right। अब देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट के यूनिट्स क्या है। मैग्नेटिक मूवमेंट्स के यूनिट क्या होते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट के यूनिट होते हैं करंट इनटू एरिया होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। सो दिस इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, सो दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, एम्पियर पर मीटर। सो ऐसा यूनिट हमारे पास क्या आ गए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के, दिस इज एम्पियर पर मीटर। सो जितनी मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगी उतनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा, दैट मीन्स उतना ही ज्यादा एक्सटेंट तक मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है, अब देखिए हम ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है
किस चीज पर, लेट्स से जो ये हमने कहा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरह से लगा सकते हैं। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है हम क्रिएट कर सकते हैं एक सॉलिनॉइड से। ठीक है, एक लॉन्ग सॉलिनॉइड बना लिया, हमने पढ़ा था उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नियरली यूनिफॉर्म होगा ना, तो एक सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड में हमने कुछ ना कुछ दूसरा मटेरियल रख दिया। दैट मीन्स जितना इसका मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड का ज्यादा होगा, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर बी नॉट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम बात करें इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस चीज के ऊपर डिपेंड करें, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट। सो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितने ज्यादा नंबर टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगी उतना ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। सो दूसरी चीज हम बात करते हैं, जो हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया है जिसकी वजह से मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हम एक और चीज होगी हमारे पास, जो एक्सटर्नल सोर्स है जिसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सो हमारे पास दूसरी टर्म आ गई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, राइट, जिसकी वजह से मटेरियल को हम मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या सिंपली हम लिखें मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। समटाइम्स अगर हम सिंपल बात करें, ठीक है, इन मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, राइट, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। सो एक हमारे पास आ गई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दूसरी आ गई हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें एक सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड की, है ना, सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर होता है। लेट्स से सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड हम कह रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज म्यू नॉट Ni। अब देखिए इसमें हमने कहा है कि ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, अगर वैक्यूम है, कोई कोर नहीं है, अगर एयर है सोलेनोइड के अंदर, तो उस मीडियम की तो ये प्रॉपर्टी होगी, दैट इज द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम हो गया, यहाँ हमारे पास परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम हो गया। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, ये फैक्टर्स, नंबर ऑफ टर्न्स एंड दिस करंट। तो ये जो फैक्टर है, जितना ज्यादा ये फैक्टर होगा उतनी ही ज्यादा हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। सो हम कहेंगे कि जो B नॉट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो अगर हम इस चीज को लिखें दिस इज B नॉट इज म्यू नॉट H आ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी तो ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो यहां देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सो दिस इज हियर, अगर सोलेनोइड की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या आएगा, H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी N into I, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। किसके केस में, दिस इज फॉर द सोलेनोइड, राइट। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गई, दूसरी हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड आ गई, एक हमारे पास I और एक हमारे पास H। अगर ध्यान से देखें अगर हम, तो इसके जो SI यूनिट्स वो क्या आएंगे, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गए, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स तो यूनिट लेंथ हो गया, पर यूनिट लेंथ मींस पर यूनिट मीटर। सो नंबर ऑफ टर्न्स के यूनिट्स क्या हो गए, 1/m। दूसरा करंट आ गया तो एम्पियर आ गया। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड के यूनिट्स भी हमारे पास क्या आ गए, एम्पियर पर मीटर और AM मीटर इनवर्स। सो दैट मींस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के यूनिट भी एम्पियर पर मीटर और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H के भी हमारे पास यूनिट्स क्या आ गए, दैट इज एम्पियर पर मीटर।
तो एक और चीज आ गई हमारे पास। सो देखिए, ये फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, उतना ही मैग्नेटिक करैक्टर किसी भी मटेरियल का ज्यादा होगा, राइट। अब ये अगर एक और चीज देखिए, अगर ये H की वैल्यू या I की वैल्यू किस तरह डिपेंड करती है, जैसे जैसे H की वैल्यू बढ़ती जाएगी I की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, राइट। सो I is directly proportional to H. So intensity of magnetization is directly proportional to the magnetizing intensity to certain extent. अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी देखते, जितना हम एफर्ट ज्यादा करेंगे उतना ही मटेरियल को ज्यादा मैग्नेटाइज कर सकते हैं। This is the logic behind this. Intensity of magnetization is directly proportional to the magnetizing intensity or intensity of मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये दो चीजें इंटररिलेटेड भी हैं, राइट। सो एक हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, दूसरी हमारे पास देखिए ये एक्सटर्नल फैक्टर है। सो सोलेनोइड का करंट भी एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी इस केस में, सिर्फ इस केस की बात कर रहे हैं सोलेनोइड की, तो हमारे पास N/I। सो ये दोनों चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गई, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, तो हम जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है मटेरियल के इनसाइड वो कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं, हमने लिखा था सो B इज इक्वल टू B0 प्लस हमारे पास आएगा Bn, राइट। सो इस चीज को हम लिख रहे हैं दिस इज μ0 H और इसको हम लिखेंगे μ0 I, राइट। सो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो हमारे पास आएगा B इज इक्वल टू μ0 H प्लस I। तो ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा विद इन द मटीरियल, यहां पर जो मटीरियल रखा है उसमें ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, राइट। अब देखिए ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया, लेकिन अगर हमने एक और चीज कह रहे हैं, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I is directly proportional to H। जितनी ज्यादा मैग्नेटाइजिंग जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। जितना हम एफर्ट कर रहे हैं उतना ही हमारे पास रिजल्ट ज्यादा आ सकता है ना। सो हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, intensity of magnetization is directly proportional to magnetizing intensity, right। सो अब देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या है, हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इंटरनल फैक्टर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है दैट मीन्स हम एफर्ट कितना कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो हमारे पास जो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दिस B0 एंड Bm, राइट। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा B इज इक्वल टू μ0 H प्लस I, ये आ जाएगा ना। अगर हम सिंपली लिखें तो ये आ गया है ना, लेकिन जनरली हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना। हम कह रहे हैं कि जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है वो किस चीज को डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मटेरियल कोई मैग्नेटाइज होगा तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी भी तो होगी ना, वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। So that property of the material is known as the susceptibility. So intensity of magnetization is equal to certain constant called susceptibility, right? Susceptibility into H. लिखे B is equal to μ0 H प्लस I, ये आ गया ना। और I क्या है, ससेप्टिबिलिटी इंटू
H, राइट, ससेप्टेबिलिटी इंटू H। ये वैल्यू अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट H प्लस ससेप्टेबिलिटी इंटू H, है ना। तो यहां से सॉरी यहां हमारे पास ये आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास H भी कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट या 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, राइट, इंटू म्यू नॉट H। ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई। तो ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी ससेप्टेबिलिटी कितनी है और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कितनी है, एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए, हम जिस तरह हमने रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, उसे ढंग से हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए हम बात करते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी, देखिए रिलेटिव परमिबिलिटी क्या है, जैसे हमारे पास परमिटिविटी क्या था, परमिटिविटी क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, that is the permittivity of the medium to the permittivity of the vacuum. So this is the relative permittivity. This is the relative permittivity थी, या इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से भी लिख लेते हैं ना। So this is equal to this. और उसी ढंग से हम बात करेंगे रिलेटिव परमिबिलिटी क्या है, दिस इज द परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। सो रिलेटिव परमिबिलिटी क्या हो गया, दिस इज द रेशियो ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमिबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, ऑफ वैक्यूम। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए, तो रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर आ गया, म्यू मीडियम अपॉन म्यू नॉट, या सिंपली हम इसको लिख सकते हैं म्यू अपॉन म्यू नॉट। सो दिस इज द परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, राइट। अगर एम भी सिंपली ये भी लिखें तो भी कुछ चल जाएगा। तो दिस इज द रिलेटिव परमिबिलिटी आ गई, रेशियो ऑफ द परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम म्यू बाय म्यू नॉट आ गया। तो ये चीज हमारे पास एक टर्म, नई टर्म आ गई, दैट इज द रिलेटिव परमिबिलिटी इज इक्वल टू परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमिबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। ये हमारे पास आ गया। अब हमने वैक्यूम में लिखा है, तो वैक्यूम के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट H, ये हमने लिखा था ना। तो अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ये आ गया ना, तो यहाँ इस सोलेनॉइड के अंदर यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज B नॉट। सो B नॉट हमारे पास क्या आया था, B नॉट इज म्यू नॉट Ni, B नॉट इज म्यू नॉट Ni। तो ये हमने इस टर्म को हमने H लिख लिया, राइट। सो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस चीज को डिपेंड कर रहा है, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो तो है ही है, वैक्यूम है, उसकी परमेबिलिटी आ गई। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, वो क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट। तो इसके लिए हम H लिखा। अगर इसी चीज को हम इस तरह लिखिए, देखिए यहाँ हमारे पास कुछ भी मटेरियल है, लेट्स से ये हमारे पास एक रॉड आ गई, सॉफ्ट आयरन की रॉड आ गई, जिसको हम कोर कह सकते हैं। इस कोर के ऊपर हमने तार को लपेट लिया, लाइक इस तरह, है ना, इस तरह लपेट लिया। तो हमने जो कॉइल है वो इस तरह बना ली, राइट। ये आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर जो कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इससे तो डिफरेंट होगा। तो कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर। नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर या इनसाइड द मटेरियल आ गया, हमारे पास B आ गया। वो किस चीज को डिपेंड करता है, अगेन इस मीडियम की परमेबिलिटी कितनी है, जो सॉफ्ट आयरन है उसकी परमेबिलिटी कितनी है,
उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा हमारे पास किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं सोलेनॉइड की, जो नंबर ऑफ टर्न्स है एन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और इसमें हम कितना करंट फ्लो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एच आ जाएगा। तो देखिए यहां से हम रिलेटिव परमेबिलिटी या परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू पी अपॉन एच। यहां पर हमारे पास म्यू नॉट इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन एच आएगा। ये हमारे पास इस तरह आ गया परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अब देखिए दैट मीन्स अब ये वाली चीज हमारे पास देखिए क्या आ गया ना, यहां तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं और बी को इस तरह लिखें तो हमारे पास म्यू इनटू एच आ जाएगा, राइट। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब देखिए यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, म्यू इनटू एच आ गई, राइट। तो इस चीज को हम किस तरह लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास आ गया म्यू एच is equal to 1 plus chi, that is the susceptibility, into mu naught h। h और h कैंसल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए हमारे पास आ गया mu is equal to 1 plus susceptibility into the relative। ठीक है, अब इस चीज को उधर ले जाइए तो हमारे पास क्या आएगा, म्यू बाय नॉट आ गया। म्यू बाय म्यू नॉट क्या आ गया, relative permeability। relative permeability is equal to 1 plus magnetic susceptibility। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, ये उसी तरह का रिलेशन है जिस तरह का हमने कैपेसिटर्स या डाइलेक्ट्रिक्स में भी पढ़ा था, ठीक है। यहां हमारे पास क्या आएगा, relative permeability is equal to 1 plus magnetic susceptibility। This is an important relation, that the relative permeability is equal to 1 plus magnetic susceptibility, right। अब देख ले, ध्यान से देखिए, हमने एक हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने उसके बाद देखा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किस चीज को डिपेंड करती है, दैट इज द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को डिपेंड कर रहा है, और दूसरा मटेरियल की प्रॉपर्टी। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड आ गया। तो हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस ससेप्टिबिलिटी इनटू H, और H हमारे पास बाहर आ गया। उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया, रिलेटिव परमेबिलिटी की डेफिनेशन हमारे पास आ गई, दैट इज म्यू बाय म्यू नॉट, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास देखिए क्या आया, हमने देखा कि अगर हम टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है, कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस चीज को डिपेंड करता है, मटेरियल की परमेबिलिटी। तो B इज इक्वल टू म्यू इनटू H आ गया। तो यहां से हमारे पास परमेबिलिटी और द मीडियम क्या आ गया, दिस इज B बाय H ना, B बाय H। अगर हम वैक्यूम की बात करेंगे तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी द वैक्यूम क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम डिवाइडेड बाय H आ गया। तो फिर हमने उसके बाद B की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास म्यू H आ गया। म्यू H इज इक्वल टू दिस 1 प्लस मैग्नेटिक susceptibility into mu naught H। So mu by mu naught 1 plus susceptibility। So this is the relation between the permeability, relative permeability and the susceptibility, that is the magnetic susceptibility, right। ये देखिए हमने जब डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ा था उसमें भी हमने इसी तरह का एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है। सो डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इन डाइलेक्ट्रिक्स तो वहां हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या था, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, राइट। देन
इन केस ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स तो हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू क्या आ गया? रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ गई, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। यहां हमने मैग्नेटिक डाइपोल्स की बात कर रहे थे, यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की बात कर रहे थे, है ना। तो यहां हम इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेंसिटी, यहां हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल्स की, मैग्नेटिक डाइपोल्स की बात करते हैं, यहां हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं। तो ये हमारे पास उसी तरह का रिलेशन हो गया, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स देखते हैं। हमारे पास पैरामीटर्स वही होंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पर हम मटेरियल्स को डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। देखिए कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे जिसके अकॉर्डिंगली हम मटेरियल्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो फर्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। तो ये हो गया पैरामीटर जिसके अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करते हैं। देन हम बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करते हैं। यहां हम बात करते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, और यह जो मैग्नेटिक करैक्टर है मटेरियल का, ये तीन चीजों के अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लेट्स से मैग्नेटिक मोमेंट्स। सो डायमैग्नेटिक्स में क्या होगा? डायमैग्नेटिक्स में हमने क्या पढ़ा है? डायमैग्नेटिक्स में हमने पढ़ा था कि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगी, है ना। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इज जीरो, क्योंकि वहां हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहां हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मटेरियल विल बी जीरो। सो फॉर एग्जांपल हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, डायमैग्नेटिक्स के लिए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू जीरो होगी, राइट। ये आ गया, ठीक है। अब अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें, तो यहां हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास जो अगर हम बात करते हैं, देखिए छोटे छोटे पोर्शंस बन जाते हैं कि डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, ठीक है। तो रैंडमली ओरिएंटेड जो होंगे, कोई किस तरफ भाग रहा है, कोई किस तरफ भाग रहा है, कोई किस तरफ भाग रहा है, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट स्लाइटली जीरो से थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो यहां हमारे पास कोई डाइपोल किस तरफ भाग रहा है, कोई डाइपोल किस तरफ भाग रहा है, ठीक है। तो यहां नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल। और पैरामैग्नेट्स की जगह हम फेरोमैग्नेट्स की बात करते हैं, फेरोमैग्नेट्स की भी बात करते हैं, राइट। फेरोमैग्नेट्स में भी हमारे पास डाइपोल्स होंगे, वो भी रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, ठीक है, या रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, ठीक है।
तो लेकिन इसमें हम थोड़ा सा हमारे पास क्या होता है कि यहाँ जो हमारे पास डोमेन्स है, छोटे छोटे रीजन्स हैं, मान लो यहाँ तो भी रीजन्स बनेंगे ना, एक छोटा सा रीजन हो गया जिसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, दूसरे में दूसरी डायरेक्शन में है, यहाँ हमारे पास छोटा छोटा रीजन हो गया, राइट, ये छोटे छोटे रीजन। नो डाउट इसमें भी हमारे पास डोमेन्स की बात करते हैं, यहां पर भी डोमेन्स की बात करते हैं, यहां पर भी हम डोमेन्स की ही बात करते हैं। लेकिन इन दोनों के डोमेन्स में फर्क क्या है, यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू बहुत कम है, यहां हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट इज वेरी लार्ज, यहां पर हमारे पास फेरोमैग्नेट्स में मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। रीजन क्या है, देखिए होता क्या है कि यहां हमारे पास जो दो डाइपोल्स हैं, ठीक है, दो जैसे पड़ोसी हैं, एक दूसरे बात नहीं करेंगे, दैट मीन्स इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा या इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता। ये दो पड़ोसी आपस में लड़े हुए हैं, यहाँ पर जो दो पड़ोसी हैं, जो दो डोमेन्स हैं, यहाँ पर देयर इज ए इंटरेक्शन, ये डाइपोल जो रीजन है, ये डोमेन है, इसको इफेक्ट करती है, ये डोमेन अब साथ वाले डोमेन को अपनी तरफ अलाइन करने की कोशिश करती है, अपनी तरफदारी करने की कोशिश करती है, उसकी तरफ झुकाने की कोशिश करता है, ये भी कोशिश करेगा, ये भी कोशिश करेगा। तो यहां पर हमारे पास डाइपोल्स के बीच में, दो डाइपोल्स के बीच में बातचीत होती है, या हम कहते हैं कि देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन द टू डोमेन्स इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। यहां हमारे पास दो पड़ोसियों में कोई इंटरेक्शन नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू डोमेन्स। तो उसकी वजह से छोटे छोटे रीजन ही बने रहते हैं यहाँ, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में हमारे पास क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में there is no interaction, there is no interaction between two neighboring dipoles domains, neighboring domains, ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, ये आपस में लड़ते ही रहे, एक दूसरे बातचीत ही नहीं कर रहे, लेकिन देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन द टू डोमेन्स। तो फेरोमैग्नेट्स में क्या होगा, फेरोमैग्नेट्स में मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होगा, देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन टू डोमेन्स, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज कपलिंग, है ना। कभी एक उधर से एक कटोरी दाल ले ली, इधर से एक कटोरी सब्जी दे दी, इस तरह जैसे हम करते हैं दो पड़ोसियों में, है ना। तो देयर इज एक्सचेंज, इस तरह की इंटरेक्शन को हम बोलते हैं देयर इज ए एक्सचेंज कपलिंग। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये डाइपोल इसको इफेक्ट करेगा, ये डाइपोल इसको इफेक्ट करेगा, तो इसमें आपस में इंटरेक्शन होने की वजह से तो ये डोमेन का जो साइज है दैट बिकम्स वेरी लार्ज, डोमेन्स का साइज है ज्यादा हो जाएगा। ये भी हो गया, तो ये डोमेन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये बाउंड्री खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये डोमेन बड़ा हो गया, यहां पर भी डोमेन बड़ा हो गया, राइट, इस तरह हो गया, राइट। तो ये छोटे छोटे डोमेन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि नेट डोमेन्स की बाउंड्री डिसॉल्व हो जाती हैं, तो डोमेन का जो रीजन है दैट इज वेरी बिकम्स लार्ज, सो अप्रॉक्सीमेटली मिलीमीटर्स में भी तो आएगा ही आएगा। तो ये साइज और डोमेन इज अप्रॉक्सीमेटली इन मिलीमीटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये डोमेन का साइज बड़ा हो जाएगा, राइट, डोमेन का साइज बड़ा हो जाएगा, तो उसकी वजह से नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द
टू डोमेन्स एक्सचेंज कपलिंग की वजह से। सो एक्सचेंज कपलिंग इज प्रेजेंट इन केस ऑफ फेरोमैग्नेट्स। ये इस तरह की एक्सचेंज कपलिंग फेरोमैग्नेट्स में ये नहीं होती, आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है, बातचीत नहीं होती, तो ये छोटे छोटे रीजन्स ही रह जाते हैं। यहाँ हमारे पास बड़े बड़े रीजन्स बन जाते हैं जिससे हमारे पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया एक तरीका, एक पैरामीटर जिसके अकॉर्डिंगली हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। पैरामैग्नेट्स और पैरामैग्नेट्स और फेरोमैग्नेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बात है कि पैरामैग्नेट्स में कोई एक्सचेंज कपलिंग, कोई इंट्रैक्शन नहीं होती डोमेन्स में, जबकि फेरोमैग्नेट्स में उन्हीं दो डोमेन्स में इंट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ तो हमारे पास एक उधर को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा है, तो हमारे पास पहले ही नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो गई। तो यहाँ तो डाइवर्टेड मटेरियल्स हमारे पास क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। बाकी हम इस तरह अलग अलग किस तरह और क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डायमैग्नेटिक को पैरामैग्नेट से, पैरामैग्नेट को फेरोमैग्नेट से, वो हम नेक्स्ट लेक्चर